प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं दीप चोपड़ा आपके अपने YouTube चैनल DC क्विज पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर फर्स्ट का भाग 2, जिसमें हम जानेंगे कि मृदबांड क्या होते हैं, सिक्के किसे कहते हैं, ग्रंथ अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी शिक्षा संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। धर्मेतर साहित्य यानी धर्म से परे होकर जो धर्म से अलग जो ग्रंथ है उनको धर्मेतर साहित्य कहा गया है। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक तथा कोश काव्य आदि ग्रंथ शामिल हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ कलन की राजतरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई। इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, तो जो कलन द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है उसमें किसका इतिहास है? कश्मीर का है। अन्य प्रमुख ग्रंथ ऐतिहासिक आचार्य विष्णु गुप्त, चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को शामिल किया है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या जानकारी मिलती है? एक तो राजतरंगिणी के बारे में जानकारी मिलती है, तो पॉइंट डालो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में लिखो, लेखक कलन द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी का कश्मीर इतिहास लिखा गया है। ये पॉइंट लिखना आपको राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी पॉइंट डालकर लिखो, लेखक कलन द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें प्राचीन समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर इतिहास है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य ग्रंथ, साहित्य कोश की रचना की गई है जिनसे उस समय के शासकों, सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्ग संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाखादत्त का मुद्राक्ष, सुद्राक्ष का मुटकी मृच्छमटकी, मृगदाता का मिताक्षरा और कामकंद का नीतिसार ऐतिहासिक ग्रंथ दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कथा साहित्य एवं कोश साहित्य की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुड़ात्य की कथा मंजरी, श्यामेंद्र की व्रत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा, अमर सिंह का अमरकोश आदि प्रमुख ग्रंथ है। तो इसमें ये अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग जो ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में बताया गया है जिनमें तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है, यानी कि उस समय की जानकारी मिलती है जिस समय में वो ग्रंथ लिखे गए थे। ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय साहित्य क्या है? अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय साहित्य के बारे में। क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में प्रचुर क्षेत्रीय साहित्य में ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलती है, ऐसा बताया गया है। प्राचीन तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। ठीक है, इनसे चोल व पल्लव शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य के प्रणेता अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ दुजरटी द्वारा लिखित कृष्णादेवराय विजयनगर राज्य की शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बता रहा है इसमें। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रवृदय का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, बिटू सुजा का राव जय सिरो छंद, सूर्य मिश्र का वंश भास्कर, नैणसी का ख्यातरी, ये नैणसी ख्यात है, ये भी इसका किसका है? ये नैणसी का है। ठीक है, बांकीदास की ख्यात आदि प्रमुख है। तो इसमें लिखो, एक पॉइंट डालो, संगम साहित्य क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं। संगम साहित्य डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। लिखो, संगम साहित्य, प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, यानी प्राचीन तमिल साहित्य है उनको संगम साहित्य कहा जाता है। अब लिखो, अगस्त्य ऋषि संगम साहित्य से संबंधित थे। एक पॉइंट और डालो इसमें, दुजरटी, अभी एक शब्द आया था दुजरटी।
वो डाल के आप लिखो इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कृष्णदेवराय विजयम विजयनगर की जानकारी देता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विदेशी विवरण साहित्य प्राचीन काल से ही भारत संस्कृति एवं आर्थिक उपलब्धियों विश्व को आकर्षित करती रही है। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से थे। धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व अध्ययन हेतु लोग विदेशों से यहाँ आते थे, इसलिए विदेशी लेखक भी भारत से प्रभावित हुए। इन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया, लेकिन इस समय विवरण का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है। देखो, पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आए थे, उन्होंने भारत के बारे में लिखा, लेकिन अभी भी उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है हमको, ये बता रहा है ये। आगे पढ़ते हैं यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, नियार्क्स, एस्ट्रोबुलस, आनक्रेटिस, स्ट्रेबो, एरियन एवं स्काई लेक्स प्रमुख है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मैक्सनीज द्वारा लिखित इंडिका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न भी पूछा था कि इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी कि इंडिका जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा था, तो कई बच्चों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, मैक्सनीज। यूनानी विवरण से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज, आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यूनानी साहित्य में टोलमी का भूगोल, प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एस्ट्रीबुल्स की हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रेबो का भूगोल आदि विशेष उल्लेखनीय है। देखो, जो इंडिका बुक है उससे क्या पता चलता है, भारत के जो सामाजिक प्रशासन है, ठीक है, वो सामाजिक दृष्टि से प्रशासन दृष्टि की जानकारी मिलती है। इसमें आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसके द्वारा लिखा गया था? मैक्सनीज के द्वारा लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? इंडिका। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, तो इसमें लिखो आप यूनानी साहित्य में नोट डालो, मैक्सनीज पॉइंट डालो एक, मैक्सनीज, उसमें लिखो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का दूत था, इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अब आगे लिखो इंडिका ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, प्रशासन तथा समाज की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी, क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आपने लिखा है मैक्सनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का दूत था, इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, प्रशासन, समाज, आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो ये चीजें पता चलती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं चीनी विवरण। चीनी विवरण। चीनी यात्रियों में फाइनयान, सुंगयून, ह्वेनसांग एवं इत्सिंग का वृत्तांत महत्वपूर्ण है। फाइनयान, सुंगयून, ह्वेनसांग, इत्सिंग का वृत्तांत महत्वपूर्ण बताया गया है चीनी यात्रियों में, तो इनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनयान यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। कब? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य में। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक सियूकी में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया। इतिसिंह ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 तक भारत भ्रमण किया। इससे नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही भारतीय संस्कृति व समाज की भी जानकारी मिलती है। तो ऐसा बताया गया इसमें। अब देखो, इसमें अब नोट्स के रूप में लिखो आप। पहला पॉइंट डालो आप, चीनी विवरण में फाइनयान चंद्रगुप्त सेकंड के समय 399 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, एक पॉइंट ये डालो। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखो, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है।
अगला पॉइंट नोट करो इसमें, ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो सम्राट हर्ष के दरबार में 629 ईस्वी को भारत आया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय यानी कहां पर, नालंदा बिहार में शिक्षा प्राप्त की थी। ह्वेनसांग द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो अगला लिखो पॉइंट इसमें आप, ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत हमें उसके ग्रंथ शियुकी से मिलता है। तो ह्वेनसांग का ग्रंथ कौन सा था, शियुकी से मिलता है। आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? नालंदा जो वर्तमान बिहार में है उसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बती वृत्तांत। तिब्बती वृत्तांत में तारानाथ द्वारा रचित कंगयूर व तंगयूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया है। अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भारत के संबंधों में जानकारी दी है। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया है और लिखा है कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र स्थल दोनों पर था, यानी भारत का राज स्थल और समुद्र दोनों पर ही था। किस बुक में बताया गया था? मिडास ऑफ गोल्ड में। किसके द्वारा लिखी गई थी? एक तिब्बती लेखक था, कौन? मसूदी। आगे इसमें नोट्स में आपको मैं लिखा दूंगा, अभी आप पढ़े मेरे साथ साथ। सिंध के इतिहास चचनामा में तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल तवारिक में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अरबी लेखकों ने अल-बरेनू यानी तारीख हिंद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें संस्कृत भाषा सीखी व मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख उल हिंद में भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में लिखा है। तो चलिए इसमें नोट करें तिब्बती वृत्तांत में। इसमें एक पॉइंट तो महत्वपूर्ण ये है कि मिडास ऑफ गोल्ड क्या है। तो लिखो, मिडास ऑफ गोल्ड मसूदी द्वारा लिखा ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि भारत का राज या राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था। ठीक है, तो मिडास ऑफ गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या ये मसूदी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसमें यह बताया गया है कि भारत का राज्य समुद्र व स्थल दोनों पर है। ठीक है, आगे लिखो एक तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद, इसके बारे में लिखो। अरबी लेखक अल-बरेनू द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, तारीख ए हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? अल-बरेनी द्वारा। कहाँ का है? अरब का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ। इसके वंशावलियों में कोई नोट्स के रूप में कुछ लिखने के लिए है नहीं, सिर्फ रीडिंग करेंगे मेरे साथ साथ धीरे धीरे। भारतीय इतिहास में वंश लेखन परंपरा का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। देखो, वंश यानी वंशावलियां कहते हैं किसको, ये समझ लो पहले। वंशावलियां यानी कि अपने वंश के बारे में लिखना, अपने वंश के बारे में लिखना। जैसे अभी राजा महाराजाओं के लेख मिल रहे हैं, अभिलेख मिल रहे हैं। ठीक है, तो अपने वो वंश के बारे में कौन राजा हुए, कितना क्षेत्र था, तो ऐसा लिखा थे वो। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी अतीत को जानने में सहायता प्राप्त होती है। किससे? वंशावलियों से। वंशावलियां लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेख हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति के संक्षेप में सृष्टि रचना है। देखो, इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें क्या होता है, घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंशक्रम हस्तलिखित पोथियों पर अंकित करता है। देखो, वंशावलियों में यही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके शुरुआत जो भी पीढ़ी शुरू हुई है उसके बारे में जानकारी और अब तक जो लिखा गया उसमें वंशावलियों में लिखा होता है। जैसे अपने घरों में देखते हैं बहिए होती हैं, बहिए, ठीक है, बड़े बड़े किताबें होती है, उसमें नोट्स के रूप में लिखते हैं अपने घर में, तो उनको ही आप बहिए मान सकते हैं, ये वंशावलियाँ मान सकते हैं कि जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो क्या क्या मेन काम किए उसकी दिनांक लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें वंशावलियाँ में होती है।
वंशावलियों के अध्ययन से ही हम जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। वंशावली लेखों के मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी एवं भाट, तीर्थ, पुरोहित, पांडे, बरोट आदि प्रमुख है। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से वंशावलियां निम्नलिखित बिंदुओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। देखो कौन कौन से बिंदु है, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। पुरोहित द्वारा निर्मित वंशावलियां या बहियां प्रमाणिक दस्तावेज न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य है। देखो पंडितों द्वारा लिखी गई जो बहियां हैं उनको मान्य भी माना जाता है कई जगह पर। इसमें पारिवारिक संबंधों का विषय में कागज इत्यादि पर वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य उनके सदैव रिकॉर्ड के रूप में रखने का होता है। वर्णन में अक्षरों के साथ ही चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। देखो वंशावलियों में शब्दों के साथ साथ चिन्ह भी प्रयोग में लाए जाते हैं। मौखिक साक्ष्य से लिखित साक्ष्य अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं। निश्चित रूप से बहियां या वंशावलियां एक न्यायिक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियां बहियों इत्यादि के सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकारा गया है। देखो ये चीज़ आपको नोट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें क्या लिखोगे आप, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियां बहियां इत्यादि सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार एयर 2003 P&H मामले में न्यायालय ने पंडों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण माना है। तो ये जगदीश प्रसाद का जो मामला है इसमें भी बहियों को साक्ष्य के रूप में माना है। ऐसे कई मामले हैं जिनसे वंशावलियां व बहियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकारा गया है। वंशावलियां लेखकों को लोक इतिहासकार में भी कह सकते हैं, यानी कि वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साक्ष्य के रूप में इनको माना गया है और वास्तव में ये सही है क्योंकि वो विशिष्ट जानकारी और सही जानकारी देती है। पुरातन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में वंशावलियां सर्वाधिक स्रोत रही है। हमारे पुरातन ग्रंथ पुराणों में जो इतिहास उपलब्ध है उसे वंशावलियों महत्वपूर्ण आधार रहा है। देखो जो पुराणों में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने, उसमें वंशावलियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि इतिहासकारों को वंशावलियों की सहायता से इतिहास लिखने का ये मदद मिली है। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण वंशावलियों में मिलते हैं। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। वंशावलियों में प्रत्येक जाति व प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन हुआ है। उनके वंशानुक्रम यानी पीढ़ी टू पीढ़ी की जानकारी हमें वंशावलियों में मिलती है। वंश लेखकों ने जातियां सामाजिक इतिहास की भी जानकारी दी है। समाज जिन जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है उनकी जानकारी भी हमें वंशावलियों से प्राप्त होती है। वंशावलियां लेखन में परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों द्वारा की गई थी, ये भी आपको पता है। देखो वैदिक ऋषियों ने क्यों की थी, ये भी इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैदिक ऋषियों द्वारा समाज को सुसंगठित यानी सुसंगठित सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी, जो हजारों वर्षों से आज भी अनवरत जारी है। वंशावली परंपरा के हस्तलिखित ग्रंथों से अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का परिचय होता है। देखो हस्तलिखित है फिर भी उस समय के जो महान पुरुष हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इनसे वंशावलियों से समाज के आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय आदि का उल्लेख भी वंश लेखकों द्वारा किया गया। वंशावली लेख एक निश्चित समय तक व्यक्ति के आवास पर ही निवास करके इसका लेखन करता था। ठीक है, जो वंशावली लिखते थे वो एक निश्चित समय तक उस क्षेत्र में रहकर जहाँ जिस तरह के लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करके और वंशावलियाँ लिखी जाती थी। इसलिए उसमें यथार्थता दिखाई गई है। यथार्थता मतलब सच्चाई दिखाई गई है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर रहकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो इसमें सच्चाई का भी परिचय होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल, धर्म, कुलाचार, गोत्र व पूर्वजों का नाम प्राप्त करने सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावलियाँ ही हैं। वंशावलियों द्वारा धर्म हिंदुओं को अपनी जड़ों का परिचय देकर आपसी द्वेष को कम किया जा सकता है। इससे धार्मिक उन्माद व अलगवाद को कम करके देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। पुराणों में भी जो 5 लक्षण विषय बताए गए हैं उनमें से
वंश रचना व वंशानुचरित प्रमुख लक्षण है। ठीक है। और ये संस्कृत में ये भी बताया गया कि सर्गज प्रतिसर्गज वंशो मनवंतनी च वंशा वंशानुरूण च पुराण पंच लक्षणम। ठीक है। तो ये संस्कृत में भी लिखा गया है वंशों, ये वंशावलियों के बारे में। अर्थात इसका मतलब क्या आता है, देखो, सृष्टि का सर्जन, प्रलय का आगमन, वंशों की रचना, काल अवधि गणना एवं वंशाचरित की चर्चा करना। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशावलियां के माध्यम से हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। आज भी वंशावली लेखक घर घर जाकर इनका वाचन करते हैं। देखो, कई बार आप देखते होंगे कि आपके घर में एक बही लेकर एक व्यक्ति आता है, उसके पास कुछ कपड़े भी होते हैं और वो अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी देता है। तो वो भी आजकल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन वो वंशावली लेखन करके ही आपको जानकारी देता है। अगला टॉपिक अपना पुरातात्विक स्रोत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।